हेलो दोस्तों, एक ऐसा बुक लेके आए हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल के बारे में पढ़ाया जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस बुक है। रिच डैड और पुअर डैड। ये इसका लेखक का नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार लिखा गया है इसका बुक, जो फाइनेंशियल अपना स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे गरीब और अमीर का क्या अंतर होता है, तो इस बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो इसमें हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव हिंदी स्टडी जो भी वीडियो है नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहले अध्याय से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रिच डैड और पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंदर ग्रेजुएट को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सबक उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे 8वीं के आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे बड़े अमीर में से एक बन गया। एक के मरने पर अपने परिवार का चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ डॉलर की दौलत मिली। दूसरे अपने पीछे कर छोड़कर मरा। मेरे डैडी के इरादे पक्के, चमत्कारी और भव्यशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं उनकी सलाह मान लेता, फिर उनके ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसले किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सबसे बुराइयों का जड़ है। दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सब बुराइयों का जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खासकर पैसे के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसके क्या कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार यह तरह के सवाल पूछता करता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है। उनकी बातें से पूरी तरह सहमत हूँ, या कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुढ़ते को यह नहीं पता कि क्या कह रहा है। चूँकि दोनों की मुझे प्यारे थे, इसलिए खुद के सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो अब यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग अपने ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जब गरीब
और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही सिखा सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि वह बच्चा मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बने रहेगा। यह सब उसे तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न धन संबंधी निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, यह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े से बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधित मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर आए या फिर सरकार पर निर्भर हो। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिसमें ज़्यादातर गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ा था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय आप कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक है। में बात ख़त्म हो जाती है और दूसरे में आम सोचने के मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, हमारा दिमाग काम करने लगता है। क्या यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही ले। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत कराता रहता हूँ। ये जितना तेज़ होता जाता है, मैं इसी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत कराते रहते थे। इसका दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए और दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इससे यह तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा संतुलित हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडी की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते
थे। टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चे को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरा का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि हमारा घर की हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी के सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और जो आपकी ज़रूरतमंदों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह की बढ़ोतरी और रिटायरमेंट योजना को मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारी को दी जा रही सुविधाओं को भी तारीफ करते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय का टेयोर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वे अक्सर यह कहते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया, इसलिए मुझे यह लाभ मिलना चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। ये यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से समझ होनी चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन के कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा न होने में फ़र्क होता है, पैसा पास में न होना अस्थायी होता है कि जबकि गरीबी अस्थायी है। मेरे गरीबी डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा न जा सके या फिर उनकी पूरी तरह से समझा न जा सके, फिर भी बचपन ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और क्योंकि वे कम कमाते थे बल्कि इसीलिए गरीब थे क्योंकि विचार और
काम गरीबों की तरह थे। दो डैडियों ने उन्हें कान बचपन से ही। मैंने इस बारे में किसी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की क्या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों की ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं और MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और जान लूं कि इसे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों में बार बार दोहराया करते थे। पैसे मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उन्हें सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातें ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज को बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। द रोड, पीले जंगल में 2 राहें बाँटी थी। मैंने अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा, देर तक यह देखते हुए कि राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पल फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोग के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों की उस सुबह खबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे सबक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बाँटी थी और मैंने कम चली और राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916 में। इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रियों को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसी बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मैं अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 नहीं हो गई और बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि वह सब समझ चुका है, मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही नहीं समस्या का नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसीलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे और सारी बातें को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण
पाठ पढ़ा है। यह बहुत उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसमें कभी भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अम्मी डैडी ने। इन्होंने मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, तब कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक है जो ज़्यादा अमीर बनने के आपकी और आपके बच्चे की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चितता दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो इसमें महत्वपूर्ण पाठ ये दिए हुए हैं दोस्तों। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अपने काम से काम रखो। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम न करें। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, इतने तक वीडियो बनाए हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो पार्ट 2 का होगा, तो पार्ट 2 में अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, तो पार्ट 2 में ये वीडियो बताएंगे। तो इससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।